हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसका मतलब होता है फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स। क्योंकि हम मेल गैमीट की फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, यानी कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं और हम oogenesis के बारे में भी कवर कर चुके हैं। oogenesis की प्रोसेस कैसे होती है, फोलिकुलोजेनेसिस क्या है। तो अगला जो इवेंट हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ना है वो है फर्टिलाइजेशन। ये यहाँ पे इस डायग्राम में जो है वो ह्यूमन ओवा, जो ओवम है उसका स्ट्रक्चर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये जो है ओवा है, ये उसका न्यूक्लियस है। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है, जो ये रेडिश कलर में दिखाया हुआ है, इसको बोलते हैं ooप्लाज्म इन द केस ऑफ oocyte। ये जो यहाँ पे ब्लैक कलर की बाउंड्री है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके चारों तरफ ये जो वाइट दिख रही है आपको, ये जोना पेलुसिडा है, जो कि ओवा ने खुद सिक्रीट की थी अपने चारों तरफ एक ए सेलुलर कवरिंग, जो सेल्स की बनी हुई नहीं है। और उसके चारों तरफ ये जो सेल्स की कवरिंग आपको दिख रही है, ये है कोरोना रेडिएटा। इन पे मत जाए क्योंकि ये स्पर्म दिखाए हुए हैं, ये ह्यूमन ओवा का पार्ट नहीं है। ये फर्टिलाइजेशन के टाइम जो स्पर्म एंटर करने की कोशिश करते हैं ना, वो मेंशन किया हुआ है। आगे बात करें क्या है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवम। ओवम जो है ओवल शेप का होता है और नॉन मोटाइल होता है। स्पर्म मोटाइल होता है ह्यूमंस के केस में, और ओवा जो फीमेल गैमीट है वो नॉन मोटाइल होता है, यानी वो जहाँ पे खुद जो है मूवमेंट नहीं शो कर सकता। इसके अंदर एक सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल सेंटर, अप्रोक्सीमेटली सेंटर में जो है न्यूक्लियस है। उसके बाद अबंडेंट साइटोप्लाज्म है। मैमल्स के अंदर साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम इज ऑलमोस्ट विदाउट एनी योक एंड रिजर्व फूड मटेरियल, हेंस दे आर डिस्क्राइब्ड एज एलेसिथल। जो तुमने कभी देखे ना, जैसे मुर्गी का अंडा होता है, उसके अंदर जो येलोइश पार्ट होता है उसको योक बोलते हैं ना, ऐसे ही वो नरिशमेंट के लिए होता है। उनके एग के अंदर वो नरिशमेंट के लिए होता है। लेकिन जो ह्यूमन मैमल्स के अंदर ओवा होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, कोई योक वाला पोर्शन नहीं होता उसके अंदर। तो योक जो होता है वो रिजर्व फूड मटेरियल ही होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए होता है। जिनके अंदर योक होता है मैमल्स के अलावा, काफ़ी सारे आपने एनिमल किंगडम के अंदर एनिमल्स पढ़े होंगे जिनके अंदर एग के अंदर योक होता है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर नहीं है, इसलिए उनको एलेसिथल बोलते हैं। ओवम जो है सराउंडेड बाय अ ट्रांसपेरेंट सिक्रीटेड नॉन सेलुलर लेयर, जोना पेलुसिडा, जिसके बारे में बताया कि जो oocyte ने खुद सिक्रीट की थी, और वो ए सेलुलर है, नॉन सेलुलर कह सकते हो, ए सेलुलर कह सकते हो। ठीक है, आउटसाइड ऑफ जोना पेलुसिडा एक जो है फोलिकुलर सेल, यानी कि जिनको ग्रेनुलोसा सेल्स भी कहते हैं, उनकी एक लेयर है जो यहाँ पे ऐसे दिखाए हुए हैं, और मैंने उस कलरफुल डायग्राम में भी आपको दिखाई दे कोरोना रेडिएटा। ठीक है, कोरोना रेडिएटा जो होती है clings to the ovum for some time after its release but disappear just after fertilization। कोरोना रेडिएटा का मैं आपको रोल बताऊं तो उसका सिर्फ इस चीज़ में होता है कि सिर्फ एक स्पर्म जो है वो ही ओवा को फर्टिलाइज करे, एक से ज़्यादा स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज ना करे, इसमें कोरोना का रोल होता है। तो जैसे ही एक स्पर्म जो है फर्टिलाइज कर देता है, उसके बाद ये डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, लेकिन जोना पेलुसिडा जो है स्टेजेस होती हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन होगी, जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है एग को ज़ाइगोट बोला जाएगा। उसके बाद उसकी स्टेजेस होती हैं मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला। वो हम मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि ज़ाइगोट के बाद क्या क्या स्टेज होती है बर्थ तक, पार्चुरेशन तक। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जोना पेलुसिडा हालांकि ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट कह सकते हो तुम, उसकी स्टेज तक वो मेंटेन रहती है। उसके बाद वो जो है डिसइंटीग्रेट हो जाती है, जब ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट का साइज जो है वो इंक्रीज करने लगता है। तो जब तक ये चारों तरफ रहेगी तो उसका साइज इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। कोरोना रेडिएटा जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही डिसइंटीग्रेट हो जाती है। आगे जो है इन्होंने जस्ट फॉर रिकैप इन्होंने डिफरेंस बताया कि स्पर्म में, स्पर्मेटोजोन का मतलब स्पर्म ही होता है, स्पर्म और ओवा में क्या डिफरेंस है।
मेल गैमीट जो है वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, जबकि फीमेल गैमीट जो है ओवरी में प्रोड्यूस होता है। इसके पास फ्लैजिला होता है, इसलिए ये मोटाइल है, जबकि ओवा नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल होता है। इसका काफ़ी स्मॉल होता है साइज़ में, स्पर्मेटोजोआ काफ़ी स्मॉल होता है, इसलिए इसमें काफ़ी कम साइटोप्लाज्म होता है और कोई रिजर्व फूड नहीं होता। यहाँ पे जो है अबंडेंट साइटोप्लाज्म है। ओवा का साइज़ कंपैरेटिवली स्पर्म से काफ़ी बड़ा होता है। जैसे तुमने उस डायग्राम में नहीं देखा था, एक ओवा दिखाया हुआ था और चारों तरफ कितने सारे स्पर्म दिखाए हुए थे, उस डायग्राम में भी उसके साइज़ में कितना डिफरेंस दिख रहा था। और ज़्यादा रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन का जो ओवा है वो एलेस्थिल होता है, लेकिन कुछ रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ये टेडपोल शेप है, टेडपोल शेप है ना, जैसे टेडपोल का टेडपोल जो है लार्वा को बोलते हैं। फ्रॉग का जो लार्वा होता है वो टेडपोल होता है और उसकी ऐसी ही शेप होती है, ठीक है। इसकी जबकि ओवा की शेप जो होती है स्फेरिकल होती है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला हुआ है, इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय एनी कवरिंग और कोट अदर देन इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके चारों तरफ सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जबकि इसके चारों तरफ जोना पिल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा भी होती हैं, ठीक है। इट हैज़ प्रोटीन एंटी फर्टिलाइजेशन ऑन इट्स आउटर सरफेस, इट हैज़ प्रोटीन फर्टिलाइजिन ऑन इट्स आउटर सरफेस। कहने का मतलब है कि अगर लैब में तुम मेल गैमीट ले लो, एक्सट्रैक्ट कर लो ह्यूमन मेल से, और फीमेल गैमीट ले लो यानी ओवा एक्सट्रैक्ट कर लो फीमेल से, तो उन दोनों की फर्टिलाइजेशन जो है तुम लैब में कराओ, जिसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी से बाहर, लैब के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है कि एक जो स्पीशीज़ है, जैसे ह्यूमन स्पीशीज़ है, तो ह्यूमन का स्पर्म ही जो है ह्यूमन के ओवा को फर्टिलाइज करेगा। अगर किसी और स्पीशीज़ का, फॉर एग्जांपल रैट का, रैट में भी मेल रैट फीमेल रैट होता है, अगर तुम मेल रैट का जो गैमीट है, मेल गैमीट है, वो ह्यूमन ओवा के पास प्लेस कर दोगे, उसके ऊपर प्लेस कर दोगे, तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो एक ही स्पीशीज़ के स्पर्म और ओवा होते हैं, स्पर्म के पास प्रोटीन है एंटी फर्टिलाइजिन, और जो ह्यूमन ओवा है उसके पास प्रोटीन है फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन करती है तो ये एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। स्पर्म को पता चलता है हाँ ये मेरी ही स्पीशीज़ का ओवा है, ओवा को पता चलता है कि हाँ ये मेरी ही स्पीशीज़ का स्पर्म है, और तब जाके वो फर्टिलाइजेशन हो पाती है। इंसेमिनेशन क्या होता है? इंसेमिनेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्पर्मेटोजोआ इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो मेल स्पर्मेटोजोआ थे उनको पीनस के थ्रू जो है फीमेल वजाइना में, जिसको फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, वहाँ पे ट्रांसफ़र करना इज कॉल्ड insemination. A human male ejaculates about 3 ml of semen during coitus. Coitus means sexual intercourse. तो एक जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, एक टाइम में ह्यूमन मेल जो है 3 ml तक सीमन जो है इजेक्ट कर सकता है फीमेल वजाइना में, और उसके अंदर कम से कम 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, ठीक है। तो उनमें से वो जो 200 और 3 मिलियन 100 स्पर्म है, नॉर्मल फर्टिलिटी रेट होगा जब उनमें से 60% जो है उनका नॉर्मल साइज़ और शेप होगा, ठीक है। और 40% जो होंगे वो काफ़ी विगरस मोटिलिटी शो करेंगे, यानी कि वो ज़्यादा एक्टिव होंगे। जो ह्यूमन मेल की कैपेसिटी, जिसको कहते हैं कि हाँ भी उसकी नॉर्मल है, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी नॉर्मल है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, उसमें 60% जो है नॉर्मल है, बेकार नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन 40% जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं फ्यूज़न ऑफ मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट टू फॉर्म अ डिप्लॉयड सेल दैट इज़ कॉल्ड जाइगोट, ठीक है। और जाइगोट के बनने के बाद एक जो नया इंडिविजुअल फॉर्म होने वाला है, उसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, वो बिगिन हो जाती है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का बेसिक फंक्शन क्या है? पहला, द कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म विद ओवा and its subsequent entry into the ovum activate the ovum to complete the secondary meiotic division and for many other changes that lead the fertilized ovum for cleavage and segmentation। क्या बोल रहे हैं
कि फर्टिलाइजेशन यानी कि जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के कॉन्टैक्ट में आता है और उसके बाद उसके अंदर एंटर कर जाता है, हम आगे डायग्राम में देखेंगे कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट के अंदर एंटर कर जाता है, तो उसके बाद क्या होता है पता है ना कि वो सेकेंडरी oocyte की स्टेज में होता है, जो मेटाफेज 2 होता है उस स्टेज में की वो अरेस्ट में होता है, वो कंप्लीट हो जाती है सेकेंड मियोटिक डिवीज़न। और उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे उस जो फर्टिलाइज्ड ओवा है जिसको ज़ाइगोट भी बोलेंगे उसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अभी तो वो एक सेल है, उसको पूरा इंडिविजुअल बनाना है, तो सोच सकते हो कितनी बार उसको डिवाइड करना पड़ेगा, कितने सारे उसको सेल्स बनाने पड़ेंगे। उसके बाद जो ये कह रहे हैं द डिप्लॉयड कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल इज रिस्टोर्ड एज द ज़ाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, वन ऑफ द स्पर्म एंड द अदर ऑफ ओवम। पहले भी बताया है कि हम डिप्लॉयड हैं, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है लेकिन 23 क्रोमोसोम डिफरेंट टाइप्स के हैं जो कि पेयर में हैं, इसलिए टोटल 46 हो जाता है। 23 क्रोमोसोम पेयर में हैं इसलिए टोटल 46 हो जाता है। ह्यूमन फीमेल जो होती है फर्टिलाइजेशन जो होती कहाँ है उसमें, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में। ये जो बोल रहे हैं जो हमने पढ़ा था फेलोपियन ट्यूब, उसके पार्ट्स नहीं पढ़े थे हमने, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ये कह रहे हैं वैसे तो कई बार ऑप्शंस जो होते हैं उनमें लिखा होता है एम्पुला, एम्पुला भी करेक्ट आंसर है, लेकिन कई ये भी लिखा हो कि एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, यानी कि जहाँ से एम्पुला ख़त्म होने वाला होता है और इस्थमस जो कि फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है वो स्टार्ट होने वाला होता है, वहाँ पे होता है। तो ये दोनों आंसर करेक्ट है। फर्टिलाइजेशन कैन अकर इफ द ओवा and sperm are transported and simultaneously to the site of fertilization। फर्टिलाइजेशन तभी होगी जब ओवा और स्पर्म दोनों उस जगह पे ट्रांसपोर्ट होंगे, मतलब ओवरी में बनता है ओवा, उसको भी एम्पुला तक पहुंचना है, और ह्यूमन स्पर्म जो कि मेल की बॉडी में बनता है उसको फीमेल की बॉडी में एंटर करके एम्पुला तक पहुंचना होता है। ठीक है, और ये दोबारा बात बता रहे हैं द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सीमेन इनटू विजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। ठीक है, जो 200 से 300 मिलियन जो होते हैं एक टाइम का जो सीमन का इजैकुलेशन होता है उसके अंदर होते हैं। तो जो मोटा स्पर्म जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, और मोटाइल स्पर्म हैव टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक मीटिंग with mechanical obstacles as the track is crooked and compressed and get occluded and the chemical hazard in the form of एसिड। ये क्या बोल रहे हैं कि मोटाइल स्पर्म जो है उसको वो दूसरे की बॉडी में है, फीमेल की बॉडी में, उसको क्या क्या रुकावटें होती हैं कि वो एम्पुला तक पहुँचे। पहला तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी शेप कहीं पे क्रूक्ड होती है, मतलब कहीं कहीं पे बैंड होती है, टर्न्स होते हैं। ठीक है, कहीं पे वो कंप्रेस्ड होती है, कंप्रेस समझते हो ना, काफ़ी कम स्पेस होता है मूव करके जाने के लिए। ठीक है, और कहीं पे जो है कंडीशंस जो होती हैं कंपैरेटिवली ज़्यादा एसिडिक होती हैं, जितना कि स्पर्म जो है वो विद स्टैंड कर सकता है, सहन कर सकता है। तो ये सब जो है ऑब्स्टेकल्स हैं स्पर्म के लिए जब तक वो एम्पुला तक नहीं पहुंच जाता। उसके बाद है लोकोमोशन ऑफ स्पर्म। द लोकोमोशन ऑफ स्पर्म इन द फीमेल ट्रैक। अब ये जो मूवमेंट है या लोकोमोशन है स्पर्म की फीमेल ट्रैक के अंदर, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं। पहला, इजैकुलेशन ऑफ सीमेन इन द वेजाइना triggers motility of spermatozoa. Muscular contraction of the wall of the uterus and fallopian tube also help in sperm motility. Sperm motility is further increased by the activation of sperm called capacitation by the fluid secreted from the secretory cell of mucosal lining of fallopian tube. 3 फिनोमिना। पहला, जैसे ही वेजाइना के अंदर सीमन का इजैकुलेशन होगा जिसके अंदर स्पर्म भी हैं, तभी स्पर्म जो हैं ट्रिगर हो जाएंगे कि हाँ हमें मूवमेंट करनी है और काफ़ी लंबा रास्ता करना है। उससे पहले वो रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, वो इतने एक्टिव नहीं होते। जैसे ही वो फीमेल वेजाइना में जाते हैं वहाँ का जो पीएच है वो चेंज होता है, वैसे ही स्पर्म की एक्टिविटी जो है वो ट्रिगर हो जाती है। दूसरा, जो यूट्रस की वॉल थी मस्कुलरिस या फेलोपियन ट्यूब में भी मस्कुलरिस थी, उनकी जो ये मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ये भी स्पर्म को मूव करने में हेल्प करती हैं। तीसरा जो है एक कैपेसिटेशन की प्रोसेस होती है, यानी स्पर्म जो है एक सेल जैसा ही है, सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली होती है जिसको ईआर बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर काफ़ी अमाउंट में कैल्शियम जो है वो स्टोर होता है।
स्पर्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से वो कैल्शियम जो है वो रिलीज़ हो जाता है, और वो कैल्शियम जो है, जो रिलीज़ है कैल्शियम का, वो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन या एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, जिसकी वजह से ये कैपेसिटेशन में कुछ ऐसे फ्लूइड भी हेल्प करते हैं जो कि फीमेल के फेलोपियन ट्यूब ने सिक्रीट किए थे। ठीक है, जो कि फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में सिक्रीट किए थे, वो भी जो है स्पर्म की कैपेसिटेशन में हेल्प करते हैं, जिससे स्पर्म आसानी से एम्पुला के अंदर ह्यूमन ओवा तक पहुंच जाता है। द एक्टिवली मोटाइल स्पर्म स्विम इन द फ्लूइड मीडियम एट द रेट ऑफ 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट टू रीच द ओवम। ठीक है, किस रेट से स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मूव करता है? 1.5 से 3 मिलीमीटर। द एरिया ऑफ ओवम विच रिसीव द स्पर्म, ठीक है, वहाँ पे क्या, उसको क्या बोलते हैं? एनिमल पोल। और जो उसका अपोजिट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? वेजाइटल पोल। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल ये ओवा है और मान लो स्पर्म यहाँ से एंटर हुआ है, तो यहाँ से एंटर हुआ है तो इस हाफ को, ये जो है ये है एनिमल पोल, और इसके जस्ट अपोजिट जो है वो होगा वेजाइटल पोल, जहाँ से स्पर्म की एंट्री हुई एनिमल पोल, और उसका अपोजिट जो है वेजाइटल पोल। इसके अलावा थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं कि क्या क्या होता है। जैसे ही जो स्पर्म है वो ओवा तक पहुंच जाता है, उसके अंदर एक्रोसोमल रिएक्शन होती है। क्या है कि जो स्पर्म है उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको बताया था कि ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है एक्रोसोम होता है। इस एक्रोसोम का ब्रेक डाउन हो जाता है और यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं स्टोर होते हैं, वो रिलीज़ हो जाते हैं, जिनमें एंजाइम्स के इन्होंने नाम लिखे हुए हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, वो कौन कौन से केमिकल होते हैं? पहला स्पर्म लाइजीन, ठीक है, वो उस एक्रोसोम से रिलीज़ होता है। और इस लाइजीन के अंदर क्या क्या होता है? एक एंजाइम होता है हायालुरोनिडेज, जो चारों तरफ कोरोना रेडिएटा, जिसको, जो कि फोलिकुलर सेल्स की बनी होती है, वो लेयर होती है ना, उसको डिसोल्व करने में हेल्प करता है। दूसरा है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये भी कोरोना रेडिएटा को डिसोल्व करने में हेल्प करता है। तीसरा है जोनोलाइसिन और एक्रोसिन। जोनोलाइसिन नाम से ही पता चल रहा है कोरोना रेडिएटा के बाद जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि जब तक इन दोनों लेयर्स को स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर लेगा तब तक वो जो है ओवा के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो सारे केमिकल्स हैं वो एग एनवलप्स को, यानी कोरोना रेडिएटा को और जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट कर देते हैं, डिसोल्व कर देते हैं, जिससे जो है आसानी से स्पर्म जो है ओवा के सरफेस तक पहुंच जाता है। जो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है ऑन दी सरफेस ऑफ ओवा, और जो एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन था ऑन दी स्पर्म ऑफ ऑन दी सरफेस ऑफ स्पर्म, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे ही कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा जो है डिसोल्व हो जाती है, फिर इंट्रैक्शन होती है फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन में, कि हाँ ये दोनों जो हैं एक ही स्पीशीज़ के, फॉर एग्जांपल ह्यूमन के ही स्पर्म और ओवा हैं, उसके बाद ही जो है स्पर्म एंटर कर पाएगा ओवा के अंदर। ठीक है, द स्पर्म एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद ओवम बाय इट्स लेटरल सरफेस, यानी कि स्पर्म जो है ये वाला जो इधर से, सबसे पहले इधर से ही जो है एंट्री करता है ओवा के अंदर। ये देखो, ये डायग्राम से दिखाया हुआ है, क्या है ये देखो, ये एक्रोसोम है। एक्रोसोम जो है वो का ब्रेकडाउन हो गया, और ये यहाँ पे दिख रहे हैं ना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जैसे हायालुरोनिडेज, ठीक है, जोनालाइसिन, ये सब जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। और ये बाहर वाली जो है यहाँ पे, ये जो है जोना पेलुसिडा, इसके चारों तरफ कोरोना रेडिएटा भी है। ठीक है, वो सब डिसोल्व हो जाते हैं और स्पर्म जो है इन एंजाइम्स की हेल्प से इनके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, यहाँ पे फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन जो है वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बाद क्या है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर भी स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, और पेनिट्रेट करके सिर्फ जो न्यूक्लियस है ना इसके हेड के अंदर, वो ही अंदर जाता है, पूरा स्पर्म अंदर नहीं जाता, सिर्फ इसका न्यूक्लियस जो है वो ओवा के अंदर एंटर कर जाता है।
एक बार एक स्पर्म का न्यूक्लियस जो है एंटर कर गया, उसके बाद ज़ोना पेलुसिडा जो है वो इतनी हार्ड हो जाती है, इतनी हार्ड हो जाती है कि किसी दूसरे स्पर्म को एंट्री करने नहीं देती। यानी अगर कोई दूसरा स्पर्म उसके बाद आएगा और उसके एंजाइम्स इसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये डिज़ोल्व नहीं होगी। इसके बाद इन्होंने क्या बताया हुआ है, यही बताया हुआ है, द डिसोल्यूशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय ऑफ ओवम एंड द स्पर्म एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ द स्पर्म आर ड्रॉन इनटू द ओवम। जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ओवम की वो डिसोल्व हो जाती है, तो जितना जो भी न्यूक्लियस और जो भी साइटोप्लाज्म था स्पर्म के हेड के अंदर वो ओवा में एंट्री कर लेता है। ठीक है, एंट्री ऑफ अ स्पर्म इनटू द ओवम इन्वॉल्व अ केमिकल सिग्नल इन द एग विच इज ट्रांसमिटेड टू द एग सरफेस। क्या कह रहे हैं कि जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है ओवा के अंदर, एक केमिकल सिग्नल जनरेट होता है जो कि एग के सरफेस को हार्ड कर देता है, जिसको बोलते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं कोर्टिकल रिएक्शन। क्या होता है, ये जो आप इस डायग्राम में यहाँ पे ये देख रहे हो ना, कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स इनका नाम लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं और यहाँ पे जो है एक ऐसी हार्ड लेयर बना लेते हैं जिसको कोई दूसरा स्पर्म जो है अब पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं कोर्टिकल रिएक्शन या फिर ज़ोना रिएक्शन। ठीक है, जो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है, यानी एक से ज़्यादा स्पर्म जो है ओवा को फर्टिलाइज ना करें, इसमें वो हेल्प करती है। जैसे ही स्पर्म जो है एंटर करेगा सेकेंडरी oocyte जिसको ओवा बोलते हैं, वो अपनी मियोसिस सेकेंड जो है वो कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, सेकेंड मियोसिस जो है कंप्लीट कर लेगा और दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। एक तो जो लार्ज है वो तो क्या होगा, ओवा, और जो एक स्मॉल होगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी पोलर बॉडी। सेकेंडरी पोलर बॉडी तो हालांकि डीजनरेट हो जाएगी, आगे जो है ये ओवा जो है वो ज़ाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो न्यूक्लियस है स्पर्म का वो ओवा के अंदर एंटर करके उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। स्पर्म के न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा हो जाएगा ओवा के अंदर एंटर करके, जिसको बोलेंगे मेल प्रो न्यूक्लियस। वो फीमेल न्यूक्लियस के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ कर जाएगा, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज़ कर जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, एम्फीमिक्सिस। अगर बात करें सिर्फ ह्यूमन और फीमेल गैमीट की और मेल गैमीट की फ्यूज़न की तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन बाद में उन दोनों के न्यूक्लियस के अंदर उन दोनों का जेनेटिक मटेरियल होता है, दोनों का डीएनए होता है, उसके फ्यूज़न को क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस। ये टर्म नीट में काफ़ी बार यूज़ होती है, इसको याद रखना क्या होता है एम्फीमिक्सिस। ठीक है, तो एंड हो गया है हमारे फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स का। ठीक है, काफ़ी इजी था। इसके बाद से हमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगी दोनों के न्यूक्लियस जो है फ्यूज़ करके एम्फीमिक्सिस की प्रोसेस के थ्रू, और उसके बाद जो है जाइगोट फॉर्म हो गया। अब जाइगोट जो है आगे जो है फर्दर डिवीज़न करके, जिसको क्लीवेज या सेगमेंटेशन बोल रहे थे, कंप्लीट इंडिविजुअल फॉर्म करेगा। वो सब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।